एनएसएस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी कृषि योद्धाओं का एक बार फिर से स्वागत है। इस साल जो 12th बोर्ड के एग्जाम जो बच्चे देंगे उनके लिए जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी और आपकी एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री थे उनके मॉडल पेपर संस्थान के द्वारा जो तैयार किए गए थे उनके आज अपन जो एग्रीकल्चर का जो मॉडल पेपर जो तीसरा था, जो थर्ड मॉडल पेपर है, उसके अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। लास्ट जैसे वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी सेकंड जो मॉडल पेपर था उसके आंसर की, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी। आज अपन जो तीसरा जो मॉडल पेपर है, जो जैसे आपकी जो एग्रीकल्चर की जो बुक है वो जैसे मतलब एक पार्ट तो आपका एग्रोनॉमी का होता है, दूसरा पार्ट जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर का होता है, तीसरा पार्ट जो एनिमल का होता है। तो ये जो पेपर तो तीसरा जो रहेगा मॉडल पेपर ये पूरा एनिमल से है। सेकंड जो पेपर था वो पूरा हॉर्टिकल्चर से था और आपका एग्रोनॉमी का जो पोर्शन था उससे पूरा अपना जो फर्स्ट मॉडल पेपर था, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर से बाहर न जाए, इसी तरीके से आपके मॉडल पेपर तैयार किए गए थे। आइए आज अपन जो मॉडल पेपर थर्ड था उसकी क्वेश्चंस की जब अपन बात करते हैं, देखिएगा ये मॉडल पेपर आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड था, और उसके बाद अपन बात करते हैं किसके, आपके तीसरे मॉडल पेपर की। चलिए तो देखिएगा आज का जो मॉडल पेपर जो थर्ड है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि जैसे खुर पका मुंह पका जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, यानी जो एफएमडी जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं अपन, एफएमडी जिसको रोग अपन कहते हैं, वो रोग किसके द्वारा होता है उसकी अपन क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो देखो एफएमडी जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है आपका, एफएमडी जो रोग होता है वो होता तो किसके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस। इसको खुरपका मुंहपका क्यों कहते हैं, जैसे ये मानो कि आपके जैसे पशु है, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं जिनके जो खुर होते हैं वो दो भागों में ऐसे बटे हुए होते हैं, तो उन खुरों के मध्य क्या होता है, पहले तो छाले पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पहले तो क्या पड़ेंगे, छाले हो जाते हैं। अब पशु क्या है, चलेगा या कोई मतलब चारागांव में चढ़ता है तो ये जो फपोले होते हैं, जो फाले होते हैं फूट जाते हैं, और फूटने के कारण क्या होता है, पशु इनको मुंह से मतलब चाटने की कोशिश करता है, और चाटना है तो इसके जो वायरस होते हैं वो पशु के मुख के अंदर भी चले जाते हैं। तो पहले तो ये फैलता है पशु के खुर के अंदर, इसलिए इसके खुर पका पहले, और उसके बाद में क्या पकता है, मुंह पकता है, इसलिए इसका रोग का नाम क्या रख दिया आपका, खुर पका मुंह पका, यानी पहले खुरों में और उसके बाद में किस में होता है, आपके मुंह के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन होता किसके द्वारा है, तो ये होता है बेटा जी विषाणु। विषाणु का मतलब हो गया आपके वायरस के द्वारा होने वाला ये रोग भी है। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, विषाणु रहेगा। चलिए इसी क्रम में अपन सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला आपका उसके क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। आपका जैसे एनडीडीबी है, कौन सा है बेटा जी, आपका एक संस्थान का नाम दे रखा है एनडीडीबी है। उस एनडीडीबी की अपन बात करें तो इस एनडीडीबी की स्थापना हुई कब थी उसकी अपन बात करते हैं। तो एनडीडीबी का जो पूरा नाम है क्या है आपका, एनडीडीबी का जो पूरा नाम है, पूरा नाम तो होता है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है। क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, जो कहां पर स्थित, आपके आनंद गुजरात में स्थित है बेटा। कहां स्थित आपका, आनंद गुजरात में स्थित है। कहां स्थित आपका, आनंद गुजरात में स्थित है। चलिए ये बात भी हो गई, लेकिन स्थापना हुई कब, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब स्थापना हुई थी, 1965 में। तो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसको कहा जाता है। तो आपकी इसकी स्थापनाओं की बात करें तो 1960 में हुई थी, 1962, 1965, 1970। तो इसकी स्थापना तो 1965 में हुई थी, लेकिन 1970 में क्या हुआ था उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना होने के बाद में इसके द्वारा भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की थी। और भारतीय डेयरी निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा जी 13 जनवरी 1970 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1970। और 13 जनवरी 1970 को ही आपके एक दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति अपन जो पढ़ते हैं, उस क्रांति का जो सूत्रपात है वो भी 1970 में हुआ था। कौन सी क्रांति का बेटा जी, श्वेत क्रांति का जो सूत्रपात है, वो क्रांति का भी सूत्रपात यानी उसकी शुरुआत की अपन बात करें तो वो भी शुरुआत कब हुई थी, 1970 के अंदर हुई थी। तो 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हुई, और उसी के तहत उसके बाद में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 में हुई। और उसके बाद में ही 1970 के अंदर ही एक क्रांति का जो मतलब अपन कह सकते हैं शुरुआत हुई या सूत्रपात हुआ, तो वो उस क्रांति का नाम क्या था, श्वेत क्रांति था, जो दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्रांति है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। मिनिएचर जो गाय है वो कहलाती, मिनिएचर गाय का मतलब क्या होता है कि ऐसी गाय की नस्लें जो छोटी नस्लें होती, कौन सी होती हैं, जो छोटी नस्लें होती हैं, जो छोटी नस्ल या जो छोटी जो गायें होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मिनिएचर जो गाय कहते हैं। वो कौन सी, जैसे ऑप्शन में दे रखा है नागौरी है,
खिलारी है, वेचूर है, हरियाणवी है। तो जो वेचूर नस्ल है जो केरल के अंदर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? केरल के अंदर पाई जाती है। और केरल में जो छोटी हाइट की जो गाय होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? मिनिएचर गाय के नाम से इनको जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन देखें कि गाय की दुधारू नस्ल है। देखिएगा गाय जो नस्लें हैं उनको अपन उपयोगिता के आधार पर बांटते हैं तीन भागों में। जैसे एक तो आपकी दुधारी नस्लें होती हैं, एक आपकी जो डबल पर्पज के लिए जो पाली जाती है, द्विकाजी जिनको नस्ल बोलते हैं, दूध उत्पादन के लिए भी पालते हैं और उनको भार ढोने के लिए भी पालते हैं। उनके जैसे बैल वगैरह होते हैं उनको कृषि के क्षेत्र में काम में लेने के लिए या उनको बोझ ढोने के लिए काम में लेते हैं। और उनके मादा पशुओं को अपन क्या करते हैं? दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। लेकिन एक नस्ल है ऐसी होती है जो भार वाहक होती है, जो अधिक वेट वगैरह या जुताई के लिए, कृषि कार्यों के लिए उनको अधिक काम में लिया जाता है, उनको अपन कहते हैं भार वाहक। इन्होंने पूछा है कि आपकी जो नस्लें हैं उन नस्लों में दुधारू नस्ल कौन सी? नागौरी है, ये तो भार वाहक है, खिलारी है, गिर है, हरियाणवी है, तो कौन सी है? तो आपकी जो दुधारू नस्ल है वो कौन सी? आपकी गिर जो नस्ल है वो है आपकी कौन सी दुधारू नस्ल मानी जाती। इसके अपन उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें तो उत्पत्ति स्थान है कहां? तो आपका जो गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र होता है, कौन सा बेटा जी? गुजरात का जो काठियावाड़ जो क्षेत्र है, काठियावाड़ जो क्षेत्र में है वो क्षेत्र क्या माना जाता है? इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तो आपकी दुधारू नस्लों की बात करें तो नागौरी, खिलारी, गिर, हरियाणवी है। उनमें आंसर कौन सा माना जाएगा? आपका गिर है, वो एक क्या है बेटा जी? दुधारू नस्लें होती है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपन बढ़ते हैं कि सबसे अत्यधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस जो दूध के लिए, ये भैंस की कौन सी नस्ल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है, सबसे अधिक वसा उसके अंदर होती है? तो भैंस की नस्ल खूब आती है, जैसे आपकी मूरा है, आपकी बदावरी है, आपकी महसाना है, ठीक है, आपकी जाफराबादी है, ठीक, आपकी सूरती है। तो उन भैंसों की नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फेट पाया जाता है, वसा पाई जाती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने मूरा दे रखा है, सेकंड ऑप्शन जैसे आपने बदावरी है, थर्ड ऑप्शन आपका जाफराबादी है और फोर्थ ऑप्शन क्या है? आपका सूरती है। तो ऐसी कौन सी? देखिएगा आपकी जो मूरा भैंस की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है, क्या है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देने वाली मूरा भैंस है। लेकिन इसमें वसा की बात करें तो 7% होती है। बदावरी का जो दूध होता है उसमें 12 से 14% क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा पाई जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो भैंस की जो नस्लें होती हैं उन नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा वसा की जो मात्रा है वो किस भैंस के दूध में पाई जाती है? आपकी बदावरी। इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाएगा? बदावरी। जाफराबादी की अपन बात करें तो ये क्या होता है कि इसके अपन ये भी कहते हैं, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? मिनी एलिफेंट। चलिए इसको अपन यहीं लिख देते हैं, मिनी एलिफेंट, ठीक है। चलिए छोटा हाथी के रूप में इसको जाना जाता है। सूरती की अपन बात करें तो सूरती के जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं? दराती कार के आते हैं। किस आकार के? दराती या हंसियाकार आकृति के होते हैं। किस नस्ल के भैंस? आपकी सूरती की जो नस्ल है। लेकिन सबसे ज्यादा वसा की बात करें तो वो किस में पाई जाती है? आपकी बदावरी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? देखिएगा कि भैंस की महसाना नस्ल है, कौन सी नस्ल है? महसाना। महसाना नस्ल है जिसका संकण से बनी हुई। आपकी एक भैंस की नस्ल है जिसको अपन महसाना कहते हैं, वो कौन सी भैंसों के संकण से बनी हुई है? जैसे ऑप्शन दे रखा है, जैसे मूरा और बदावरी के संकण से, आपकी मूरा और सूरती के संकण से, बदावरी और सूरती के संकण से, या मूरा या जाफराबादी के संकण से। तो भैंस की जो महसाना नस्ल है वो किसके संकण से बनी है? मूरा और आपकी सूरती की नस्ल के संकण से बनी एक क्या है? नस्ल है। वो कौन सी? आपकी महसाना है। तो आपको पूछ लिया जाए कि आपकी जो भैंस है उस भैंस की जो महसाना जो नस्ल है वो किसके संकण से बनी है? तो मूरा और सूरती के संकण से बनी हुई है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। तो आपके जैसे निम्न में से कौन से पशु में ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें पशु में घुर की आवाज आती है? किस प्रकार की आवाज आती है? घुर की आवाज आती है। उस घुर की आवाज की अपन क्या करेंगे बेटा जी? बात करते हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें थनैला रोग है। क्या दे रखा है? थनैला। सेकंड जो ऑप्शन है आपका जैसे खर्रा रोग है। कौन सा? आपका खर्रा। जैसे दुग्ध जवर है, आपका गलघोटू है। तो आपका जो निम्न में से कौन सा ऐसा जो रोग है जिसके कारण पशु है वो श्वास लेने में उसमें समस्या आती है, जो श्वास लेने के बाद में उसमें क्या आती है? घुर की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। वो रोग कौन सा है? तो वो देखो थनैला है। वो भी नहीं होता क्योंकि ये तो थन के अंदर होगा, तो थन के अंदर तो ऐसी आवाज आती ही नहीं है। आपकी जो खर्रा, ये तो कोई रोग ही नहीं होता। मिल्क फीवर की बात करते, दुग्ध जवर है, ये तो कैल्शियम की कमी से होता है, इससे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हाँ, प्रभाव ये पड़ेगा कि पशु का जो शारीरिक जो तापमान है वो तापमान क्या होने लग जाता है? मिल्क फीवर की या दुग्ध जवर की कमी के रोग होने के कारण कम होने लग जाता है, यानी तापमान कम आ जाता है।
गलघोटू है। गलघोटू रोग के कारण क्या होता है कि आपके पशु के जो श्वास नली है या जो गले के अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण क्या होता है कि गले जो श्वास लेता है पशु, श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो सांस लेता है तो सांस लेते समय क्या होती है, ये घर घर की आवाज आती है। और ये रोग होता है किसके द्वारा, तो बेटा जी जीवाणु के द्वारा होता है। अब किस जीवाणु के द्वारा होता है उसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आपका जैसे पशुओं में जो गलघोटू रोग होता है, कौन सा होता है, गलघोटू रोग होता है, वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग जीवाणु के द्वारा होता है। जैसे आपकी गाय है, क्या है बेटा जी, गाय। गाय के अंदर किसके द्वारा, तो आपका पाचुरेला बोविसेप्टिका। कौन सा, बोविसेप्टिका नामक के जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। लेकिन भैंस की अपन बात करें तो भैंस में किसके द्वारा होता है, तो ये भैंस में होगा पाचुरेला बुबेलिसेप्टिका। बुबेलिसेप्टिका नामक जीवाणु द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा होगा। उसके बाद अपन बात करें जैसे आपकी भेड़ है या आपकी जैसे बकरी है, तो उनके अंदर किसके द्वारा होता है, तो पाचुरेला ओविस के कारण होता है। किसके कारण होता है, ओविस नामक के जीवाणु के द्वारा होता है। तो आपका ये जो गलघोटू रोग होता है जिसके कारण क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है, तो पशु श्वास लेने में समस्या उत्पन्न होती है। तो गाय में तो ये रोग होता है पाचुरेला बोविसेप्टिका के कारण, और भैंस में होता है पाचुरेला बुबेलिसेप्टिका के कारण, और आपकी भेड़ और बकरियों में किसके द्वारा होता है, पाचुरेला ओविस के कारण ये रोग होता है। तो आपके पशुओं के अंदर ऐसा कौन सा रोग होता है जिसके कारण पशुओं के अंदर घुर घुर की आवाज आती है, उस रोग का नाम क्या है बेटा जी, आपका गलघोटू रोग होता है। ठीक है। आपके थनैले रोग की अपन बात करें तो थनैला रोग भी क्या होता है, आपके जीवाणु के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये अपन कह सकते हैं कि जो पशुओं में जो थनैला रोग होगा, इस रोग के कारण आर्थिक नुकसान मतलब फार्मर को या पशुपालक को उठाना पड़ता है, क्योंकि इसमें पशु तो स्वस्थ रहेगा लेकिन उसके थन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये भी किसके द्वारा होता है, आपके जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु। जीवाणु कौन सा, आपका स्ट्रेप्टो, कौन सा होगा बेटा जी, आपका स्ट्रेप्टो, यही लिख देते हैं अपन, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया नामक जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु के द्वारा थनैला रोग होता है। दुग्ध जवर की अपन बात करें तो दुग्ध जवर होता है किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग होता है। लेकिन घुर घुर की आवाज किसके कारण आएगी, आपके गलघोटू। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। पशु प्लेग रोग है वो किसके द्वारा होता है, पशु प्लेग जिसको रीडर पेस्ट रोग भी अपन कहते हैं, माता रोग भी कहते हैं, कोकनी रोग भी कहा जाता है। तो इसकी अपन बात करें तो एक तो आता है विषाणु है, आपका जीवाणु है, आपका प्रोटोजोआ नहीं है, ये आपका प्रोटोजोआ है या कोई नहीं है। तो ये आपका पशु प्लेग या रीडर पेस्ट रोग इसको अपन कहते हैं। तो ये रोग भी किसके कारण होता है, विषाणु, यानी किस प्रकार के, तो क्षनित जो वायरस होते हैं उस वायरस के द्वारा ये रोग होता है। इस रोग के कारण क्या होता है कि जो गले के अंदर या जो श्वास नली के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं इस रोग के कारण। तो ये इस रोग को अपन कहते हैं पशु प्लेग या आपका रिंडर पेस्ट रोग कहते हैं। तो आपका ये होगा किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि सरा बीमारी। सरा बीमारी का कारण क्या होता है, आपका जैसे ऑप्शन दे रखा है इसमें जीवाणु है, आपका विषाणु है, आपका जैसे प्रोटोजोआ है, किसके द्वारा ये रोग होता है। तो आपका जो सरा रोग की अपन बात करें तो ये आपके जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ। तो जीवाणु के द्वारा भी नहीं होता, विषाणु के द्वारा नहीं होगा, कोई नहीं तो कोई नहीं है। लेकिन बच गया एक ऑप्शन आपका, कौन सा, प्रोटोजोआ। वो किस, कौन सा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसिया, कौन सा साई, इवेंसे नामक प्रोटोजोआ आता है। उस प्रोटोजोआ के द्वारा एक आपका सरा नामक रोग होता है, और ये रोग होगा किसके द्वारा, आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ का नाम आपको पूछ ले जाए तो कौन सा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसे नामक मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। तो दुग्ध जवर रोग होता है, थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी कि दुग्ध जवर रोग है, जीवाणु जनित है, चयापचय मेटाबॉलिक है, वायरस है या कोई नहीं। तो आपका देखो जीवाणु जनित रोग भी नहीं है, वायरस जनित रोग भी नहीं है, कोई नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिक रोग होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक। देखिएगा आपका जो दुग्ध जवर जो रोग होता है पशुओं के अंदर, कौन सा रोग हो बेटा जी, आपका जो दुग्ध जवर रोग की अपन बात करें तो दुग्ध जवर रोग होता है किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी किसमें, रक्त में कैल्शियम। तो रक्त के अंदर कैल्शियम का जो स्तर है, किसका स्तर, कैल्शियम का स्तर औसतन कितना होता है, 9 से 11 मिलीग्राम प्रति
100 ml होता है, यानी 100 ml रक्त के अंदर कैल्शियम का जो स्तर है वो कितना होना चाहिए, 9 से 11 मिलीग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर ये रक्त स्तर का मतलब ये हो जाए कि 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml से क्या होने लग जाए, कम हो जाता है, तो कम होने पर आपके पशुओं के अंदर कौन सा रोग हो जाता है बेटा जी, दुग्ध जवर रोग होता है। कौन सा रोग होता है, दुग्ध जवर या मिल्क फीवर रोग होता है। तो ये रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी होने के कारण ये रोग होता है। इसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, चयापचयी रोग या मेटाबॉलिक रोग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिएगा कि गाय भैंस तथा बकरी में मधकाल के लक्षण हैं वो कितने दिनों के बाद पुनः प्रकट होते हैं। जैसे मतलब पशु मध में आता है, एक बार आ गया, वापिस कब आएगा, तो उसको पुनः प्रकट, जैसे अपन ये कह रहा है कि मध चक्र अवधि पूछ रहा है, तो मध चक्र अवधि की अपन बात करें तो 16 से 17 दिन, आपके 19 से 21 दिन, उपयुक्त दोनों तो 19 से 21 दिन। गाय भैंस और बकरियों के अंदर क्या होता है, मध में वापिस आने की जो स्थिति की अपन दिनों की अपन बात करें तो वो कितना है, 1921 से दिन होते हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे है कि जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है। कौन सी गाय पूछ रखा है, जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय का जो मूल स्थान है वो मूल स्थान कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसे आपका स्विट्जरलैंड है, आपका जैसे जर्सी द्वीप है, इंग्लैंड है, आपका जैसे जो डेनमार्क है, तो कौन सा है, तो उसके द्वारा अपन जर्सी का पूछा है। इसने उन्होंने क्या पूछा है कि जर्सी जो गाय है उस गाय का उद्गम स्थल कहाँ है, तो भाई जर्सी का तो जर्सी द्वीप ही है। कहाँ है, जर्सी द्वीप। डेनमार्क की अपन बात करें तो रेड डेन एक गाय आती, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, रेड डेनमार्क है। ठीक है, आपके इंग्लैंड के अंदर कहे हैं तो एक गाय आती है जिसको शॉर्ट हॉर्न कहते हैं, तो शॉर्ट हॉर्न गाय का उद्गम स्थल कहाँ है, आपका इंग्लैंड में। आपकी ब्राउन स्विस होती है कौन सी स्विस, ब्राउन स्विस, उस ब्राउन स्विस का जो उद्गम स्थल है उसका वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो स्विस ब्राउन स्विस जो ब्राउन स्विस जो गाय आपको पूछ ली जाए तो उसका उद्गम कहाँ है, स्विट्जरलैंड। जर्सी का आपका जर्सी द्वीप हो ही गया। आपका इंग्लैंड में किसका है, शॉर्ट हॉर्न गाय का। डेनमार्क में किसका है, रेडेन गाय का उद्गम स्थल है। उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन देखेंगे, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो करनाल हरियाणा में स्थित है बेटा जी। कहां स्थित है, आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आपका जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है वो कहां स्थित है, आपके हरियाणा में। गुजरात की अपन बात करें तो गुजरात में आपका क्या है, एनडीडीबी स्थित है, जो आनंद गुजरात में स्थित है। या अपन कह सकते हैं कि जो भारतीय जो डेयरी निगम है वो भारतीय डेयरी निगम भी कहाँ है, आनंद गुजरात में स्थित है। राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो वो भी जैसे अपन कह सकते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, आपके बीकानेर में स्थित है। तो बहुत से राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है, किस भेड़ की नस्ल को कहते हैं, जैसे चोकला है, आपकी मारवाड़ी है, अविवस्त्र है, मालपुरा है, तो किसको कहते हैं। देखिएगा मेरिनो भेड़ की नस्ल है लेकिन उपाधि दी गई है, तो वो उसमें उपाधि भी क्यों दी गई है, उनकी विशेषता के कारण। यानी सर्वश्रेष्ठ अपन देखें अपने क्षेत्र के या भारत के जो नस्लें हैं उन नस्लों के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो ऊन प्राप्त होती है वो किससे होती है, चोकला से। और वैसे विश्व स्तर की अपन बात करें तो मेरिनो से। तो इसलिए पूछ ले कि राजस्थान की चोकला किसको कहा, सॉरी राजस्थान की मेरिनो किसको कहते हैं, तो वो चोकला नस्ल को कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊन प्राप्त होती है वो एक सर्वश्रेष्ठ या उत्तम गुणों की क्या होती है, आपकी जो मतलब ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद देखिएगा आपका CSWR है, क्या है, एक संस्थान है राजस्थान के अंदर जिसको अपन कहते हैं केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। क्या कहते हैं बेटा जी, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये जो संस्थान है वो है कहां पर, उसकी भी अपन बात करते हैं। आपका अनुसंधान संस्थान ये है आपका अविका नगर। कहां पे है, अविका नगर। अविका नगर कहां पड़ता है, मालपुरा। मालपुरा टोंक में है आपका, अविका नगर मालपुरा टोंक वहां पर स्थित है। यहां पर क्या है, दो नस्लें विकसित की गई थी। एक तो है आपकी अविवस्तर। अविवस्तर जो नस्ल है वो किसके संकरण से विकसित की गई थी उसकी अपन बात करते हैं। तो अविवस्तर की अपन बात करें तो वो है किसके संकरण से, तो आपके जो मेरिनो है उसके द्वारा। आपकी जो चोकला नस्ल है ये तो मादा पशु था और ये है नेर, तो मेरिनो और चोकला नस्ल के संकरण से विकसित की गई है। दूसरी आती है बेटा जी आपकी अविकालीन। कौन सी आती है, अविकालीन। अविकालीन की अपन बात करें तो ये है मेरिनो और आपकी एक आती मालपुरा।
उसके संकरण से विकसित की गई नस्लें हैं। तो आपकी अविवस्त्र और एक आपकी है अविकालीन। अविवस्त्र है किसके संकरण से, मेरिनो इंटू चोकला के संकरण से, और आपकी मेरिनो और मालपुरा के संकरण से विकसित अपन बात करें तो वो कौन सी, अविकालीन। वो है कहां से विकसित की गई, तो आपके केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई है। लेकिन राजस्थान की जो मेरिनो की अपन बात करें वो किसको कहते हैं, आपकी चोकला को कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि विश्व में ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल पूछी जाती है। देखिएगा बीकानेरी जो नस्ल है, उस बीकानेरी नस्ल के जैसे अपन आंखों की तरफ देखें तो एक गड्ढा पाया जाता है, और गड्ढे से अपन देखेंगे तो वहां नाक की क्या है, एक हड्डी ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है। और उस हड्डी के कारण आपके जो बीकानेर जो नस्ल होती है वो सुंदर दिखाई देती है। यानी आप उस बीकानेर नस्ल के मुख को देखोगे तो आपके जो आंखों के नीचे जैसे उसका गड्ढा होता है, उसके बाद नाक के ऊपर क्या होती है, उसकी हड्डी उठी हुई होती दिखाई देती है, जिसके कारण सबसे सुंदरता वो उसकी सुंदरता को दर्शाती है। इसलिए आप ये पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो वो है आपकी कौन सी, बीकानेर नस्ल है। और सबसे ऊंची नस्ल भी पूछी जाए तो वो भी कौन सी, आपकी बीकानेर नस्ल ही मानी जाती है। लेकिन जैसलमेरी की अपन बात करें, इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो 709 मतलब मीटर तो होती है इसकी ऊंचाई। लेकिन जैसलमेर के अंदर हमारी जैसलमेरी जो ऊंट है उसकी अपन बात करें तो आपके जैसे जैसलमेरी ऊंट की अपन विशेषता की बात करें तो रेगिस्तान के अंदर, कहाँ बेटा जी, रेगिस्तान के अंदर जो पुलिस या जो सेना होती है वो सेना कौन सी नस्ल के ऊंटों को काम में लेती है, तो वो नाकाम में लेती है किसके, जैसलमेर के। मेवाड़ी की विशेषता की बात करें तो इसका नीचे का जो होठ होता है वो नीचे की तरफ क्या होता है, लटका हुआ होता है। लेकिन विश्व में ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है किसको, आपके बीकानेरी नस्ल को मानी जाती है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विषाणु यानी वायरस जनित रोग पूछ रहा है, तो पशु प्लेग रोग भी होता है, खुरपका मुंहपका रोग भी होता है। एंथ्रेक्स है वो नहीं होता, एंथ्रेक्स रोग तो जीवाणु जनित रोग है, और कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है। लेकिन ये तो दोनों के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, ए और आपका बी, दोनों ही माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मतलब क्या हो गया, आईसीएमआर जिसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम कितने दूध की आवश्यकता है, कितना दूध उपलब्ध होना चाहिए, 200 ग्राम होना चाहिए, 250 होना चाहिए, 280 या 300। तो देखो आईसीएमआर का अनुसार देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है, तो 280 ग्राम दूध की आवश्यकता होती। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन देखें, राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी विकास डेयरी अनुसंधान संस्थान किसको कहते हैं, जिसको अपन एनडीआरआई कहते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं, एनडीआर, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो कहां पर स्थित है, आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। लेकिन एक अपन कहते हैं, थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की, एनडीडीबी कहां है, तो वो है आपके आनंद गुजरात में। एनडीआरआई की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और इसकी स्थापना हुई थी कब बेटा जी, 1900 आपके 65 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करें, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फड़किया रोग के रोग कारक का नाम क्या होता है, फड़किया रोग है वो किसके द्वारा होता है, तो आपका क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस है। क्लोस्ट्रिडियम क्या है, परफिंजेंस है। आपका पार्चुरेला बोविसेप्टिक है, क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई है, बेसिलस एंथ्रेसिस है। देखो बेसिलस एंथ्रेसिस के दाब के द्वारा तो जीवाणु के द्वारा तो एंथ्रेक्स रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई की अपन बात करें तो लंगड़ी रोग होता है, कौन सा होता है, लंगड़ी, जिसको अपन जहरबाद रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जहरबाद। पार्चुरेला बोविसेप्टिका है, इसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि जो गलघोटू रोग होता है जो आपकी गायों के अंदर होता है, उसके अंदर अपन कहते हैं कि गाय में जो गलघोटू रोग होता है वो किसके द्वारा होगा, पार्चुरेला बोविसेप्टिका। क्लोस्ट्रिडियम परफेंस है, इसी जीवाणु की ए बी सी डी व ई मतलब 5 प्रजातियां होती, मतलब क्लोस्ट्रिडियम परफिजेंस जो जीवाणु है इसकी 5 प्रजातियां होती हैं। इन 5 प्रजातियों में सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सा है, डी, मतलब क्लोस्ट्रिडियम परफिजेंस ए भी है, बी भी है, सी भी है, सबसे ज्यादा जो हानिकारक होता है वो डी है। और ये जो आपका फड़किया रोग होता है जो सबसे ज्यादा जैसे भेड़ और बकरियों में होता है, अधिक खाने के कारण होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, आपका क्लोस्ट्रिडियम परफिजेंस डी के नामक जो जीवाणु होता है उस जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करें कि राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छी भारवाही जैसे नागौरी है, राठी है, हरियाणवी है, थारपारकर है, तो सबसे अच्छी भारवाहक नस्लें होती है नागौरी। क्यों, क्योंकि इसके जो बेल होते हैं वो सबसे ज्यादा अपन कृषि के क्षेत्र यानी कृषि के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो सबसे अच्छी भारवाहक या तेज चलने वाली जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, आपकी नागौरी होती है। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करने वाले जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं कि जैसे गाय का जो दूध होता है
क्या है, गाय का दूध है, उसके रासायनिक संगठन के आधार पर उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। यानी आपके जो गाय का जो दूध है, उस दूध के अंदर वो प्रोटीन की जो मात्रा है, वो मात्रा इसकी मैं बात करेंगे तो देखो वसा तो पाई जाती है इसमें 4.14%। यानी गाय का जो दूध होता है, उस दूध में वसा आपको पूछ ली जाए तो वसा तो पाई जाती है, 4.14% वसा पाई जाती है। लेकिन प्रोटीन पूछ रहा है तो प्रोटीन पाई जाती है इसमें 3.15% क्या पाई जाती है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। किसके दूध में, आपके गाय के दूध के अंदर। हॉलिस्टन फ्रीजियन है, वो गाय की एक नस्ल है जो अपन कहते हैं विश्व की, या अपनी कहते हैं जितनी भी गाय की नस्लें हैं उसमें सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादक जो नस्ल है वो कौन सी है, एचएफ या हॉलिस्टन फ्रीजियन है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, हॉलैंड माना जाता है। कहाँ माना जाता है, हॉलैंड इसका माना जाता है। जहरबाद रोग होता है नामक जो जीवाणु है, जिसको अपन आपका लंगड़ी रोग भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, लंगड़ी रोग भी कहते हैं। ये जहरबाद रोग के कारण क्या होता है कि जैसे मान लो ये होता तो जीवाणु के द्वारा ही है, जो पशु के जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर ज्यादा इफेक्ट करता है। अब मांसपेशियां क्या, हाँ अपन पशु के अंदर देखें तो आप पशु के पिछला वाला जो हिस्सा है, उधर वाला जो हिस्सा अपन देखें तो, या जांघों के अपन अंदर देखें तो वहां मसल्स ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जो मसल्स के अंदर जीवाणु क्या करता है, उनके टिश्यूज को या उन सेल्स को क्या कर देता है, गला देता है। गलाने के बाद वहां क्या होती है, गैस उत्पन्न हो जाती है, वहां सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद में उसको दबाते हैं तो चुर चुर की भी क्या होती है आवाज, और उसके कारण क्या होता है, वहां दर्द महसूस करता है पशु, और उसके बाद जैसे चलता है तो चलने पर क्या होता है, उसको रोग होता है, मतलब दर्द होता है, दर्द होता है तो वो लंगड़ा के चलता है। इसलिए इस रोग को अपन क्या कहते हैं, लंगड़ी रोग भी कहते हैं। और ये होता किसके द्वारा है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई नामक जो जीवाणु आता है, उस जीवाणु के द्वारा क्या होता है बेटा जी, आपका ये रोग होता है। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड है क्या, उसकी भी अपन बात करते हैं। देखिएगा, आपका एनडीडीबी है, आपका लास्ट जो टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री का, वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है, एनडीडीबी है। एनडीडीबी की थोड़ी देर पहले अपन ने बात भी की, इसका जो पूरा नाम क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है। ये है कहां पर स्थित है, तो बेटा जी ये आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है आपका, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965। उसके बाद में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए या भारत के डेयरी सिस्टम को सुधारने के लिए स्थापना की गई थी किसकी, आपके भारतीय डेयरी निगम। किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। और स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 13 जनवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई। और उसी 1970 के अंदर एक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति की सूत्रपात अपन देखें या शुरुआत अपन देखें तो इसका सूत्रपात भी कब हुआ था, 1970 में। उसी समय क्या है कि भारत के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। किसको बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उसका प्रोग्राम का नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड। क्या रखा गया, ऑपरेशन फ्लड रखा गया। और इस ऑपरेशन फ्लड को अपन बात करें तो कितने चरणों में चला था, 3 चरणों के अंदर चला था। और 3 चरणों में कब और कहां चला था उसकी भी अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम जो चरण है, वो प्रथम चरण कब चला था, तो प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी बेटा जी 1970। कब हुई, 1970। और खत्म कब हुआ था, 1978 में। और उसके बाद में 1978 में इस खत्म हुआ था, उसी समय ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा जो चरण है, कौन सा बेटा जी, दूसरा जो चरण है वो दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया था। और वो स्टार्ट हुआ था बेटा जी 1 जुलाई 1978 से, ये चला था 1985 तक, यानी 1985 में खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो ऑपरेशन जो फ्लड है, कौन सा है, ऑपरेशन जो फ्लड है, इस ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा जो चरण है, कौन सा चरण है बेटा जी, तीसरा जो चरण है वो चरण कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में स्टार्ट हुआ, और 1996 में क्या हो गया था, खत्म हो गया। क्या हो गया था, खत्म हो गया था। यानी ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 3 चरणों में चला, 1970 में स्टार्ट हुआ, 78 में खत्म हो गया। दूसरा चरण चलने की बात करें तो 1 जुलाई 1978 को स्टार्ट हुआ, 1985 में खत्म हो गया। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा जो चरण है वो 1985 में स्टार्ट हुआ, 96 में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो यही क्वेश्चन यहां से पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड है वो कब स्टार्ट हुआ, तो आपका जो दूसरा चरण है वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था 1978 में, और खत्म हो गया था कब, 1985 में ये खत्म हो गया था। उसके बाद देखिएगा
कि ऐसा डेस होने वाला रोग कौन सा है जिसमें पशु घर घर की आवाज करता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बात अपन ने की थी कि जैसे आपका पाइचुरेला बोविसेप्टिका का, बोवेलिसेप्टिका का, जिसके कारण क्या होते हैं कि गले के अंदर सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण श्वास जब लेता है तो पशु का क्या होता है, दर्द महसूस होता है, तो आवाज आती है घर घर की। तो उस आवाज, उसको रोग को अपन कहते हैं बेटा जी क्या, गलघोटू रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है, गलघोटू रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीटल नस्ल की जो बकरी का जो मूल उत्पत्ति स्थान है, वो मूल उत्पत्ति स्थान कहां माना जाता है। तो आपका बीटल नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान है पंजाब का गुरदासपुरा जिला। कहां है, पंजाब का गुरदासपुरा जिला माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा जी, आपके पंजाब का गुरदासपुरा जिला। ठीक है। उसके बाद अपन देखें कि गाय, भैंस तथा बकरी है, उसके मध्यकाल के लक्षणों की अपन बात करें कि डेस कितने दिनों के बाद वापस पुनः लौट के आते हैं। तो मध्यकाल की अवधि है वापस 19 से लेकर 21 दिनों के बाद में क्या होती है, वापस लौटकर गाय और भैंस और बकरियों में वापस लौटकर आता है। नेक्स्ट देखो कि भैंस के दूध का रासायनिक संगठन के आधार पर उसमें वसा की मात्रा की अपन बात करें कि यानी भैंस है उसमें वसा कितनी पाई जाती है। तो आपके भैंस के दूध के अंदर वसा की अपन बात की जाए तो वसा पाई जाती है बेटा जी कितनी, आपकी 7.3% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 7.3। लेकिन पशुओं में सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है, तो पशुओं में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है बेटा जी भेड़ में। और भेड़ में कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो 7.9% पाई जाती है। थोड़ी देर पहले अपन ने नस्लों में भी चर्चा की थी कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है दूध के अंदर, तो वो थी आपकी बदावरी। आपकी सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी, तो मुरा होती है। और उसके अंदर अपन बात करें तो उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 7% होती है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पेल्ट के लिए भेड़ की उपयुक्त नस्ल, यानी पेल्ट क्या होता है कि जैसे भेड़ है, उस भेड़ के जो छोटे मेमने होते हैं उनकी खाल सहित ऊन प्राप्त की जाती है और उनमें सर्दियों के जो महंगे कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। और जो पेल्ट के लिए पाली जाती है उस नस्ल का नाम क्या है बेटा जी, कराकुल नस्ल। कौन सी नस्ल आपकी भेड़ की, कराकुल नस्ल। उसके छोटे मेमनों से क्या होती है, घुंघराली जो ऊन सहित खाल प्राप्त की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, आपका पेल्ट कहते हैं। और पेल्ट के लिए जो पाली जाने वाली जो नस्ल है वो नस्ल कौन सी, आपकी कराकुल। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की कौन सी नस्ल मानी जाती है। थोड़ी देर पहले अपन बात करे थे जो बदावरी जो नस्ल है, कौन सी नस्ल है बेटा जी, बदावरी जो नस्ल है उस नस्ल के दूध के अंदर 12 से लेकर 14% तक क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो वसा है वो भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है, बदावरी में। और वैसे अपन कहें कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा तो 7.3% होती है। तो इसी प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव या जो छोटे क्वेश्चन थे वो आपके थर्ड पेपर के सारे अपन ने क्या कर ली, एक एक की अपन ने बात कर ली। और इसी क्रम में अपने जो एग्रीकल्चर की जो 3 मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपर के जो भी आपके आंसर, जो सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों की कि छोटे क्वेश्चन का जो आंसर है अपन कहां से मिलेगा, तो अपन ने उनका समाधान अपन ने कर दिया है। सारे जो एग्रीकल्चर के जो पेपर हैं उनके सॉल्व कर लिए अपन ने। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके जो मॉडल पेपर है वो आपके मतलब पैटर्न के आधार पर, बोर्ड के पैटर्न के पेपर के आधार पर ही मतलब ये तैयार किए गए हैं। और इसी मतलब मॉडल पेपर से आपके जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं आएंगे, यही उम्मीद है। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। 13 तारीख से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो मतलब स्टार्ट होने जा रही हैं। और सभी बच्चों को मतलब संस्थान की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी बच्चों को जो बोर्ड के एग्जाम में दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।